कि जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिसीजन ट्री। ठीक है। अब ये डिसीजन ट्री बेसिकली क्या करता है, ये आपके जो भी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम रहता है इन दोनों को सॉल्व आउट करता है। ठीक है। जैसे आपका एसवीएम कैसे करता था क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम को, उसी तरीके से आपका डिसीजन ट्री क्या करता है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व करता है। जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको बोलते हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर, और जो रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको बोलते हैं डिसीजन ट्री रिग्रेसर। ठीक है। तो इस तरीके से रहता है बेसिकली। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग, अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, इसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्री। ठीक है। ये क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all the possible solution to any decision। मतलब कोई भी क्वेश्चन का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उन सभी को अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्री के तरीके से अगर आप देखोगे, तो वो उसको आप क्या बोलोगे, डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम है, उसको आप क्या चाह रहे हो, मल्टीपल तरीके से, जैसे नहीं होता है कि एक एक मतलब एक क्वेश्चन है, उसको सोचने के मल्टीपल मल्टीपल तरीके, राइट। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कुछ और हो सकता है, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। तो डिसीजन ट्री इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। ठीक है। तो डिसीजन ट्रीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है। अब अगर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको बताऊंगा, बट देखते हैं इसमें भी, कैसे कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो एकदम छोटा सा प्रॉब्लम लेके चलता हूँ। ठीक है। मैंने लिखा कि क्या मैं भूखा हूं, एम आई हंग्री। तो क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल सोल्यूशन, यस, नो। ठीक है। अब यस है, तो मैंने एक और इसमें सॉल्यूशन दे दिया कि क्या मेरे पास 50 रुपए हैं, कि क्या मेरे पास 50 रुपए हैं। तो इसके भी दो पॉसिबल सॉल्यूशन, यस या नो। ठीक है। अब यस में होगा, अगर मेरे पास 50 रुपए हैं तो आई विल ईट बर्गर। और मेरे पास नहीं है, मेरे पास अगर 50 रुपए से कम है, मतलब अगर 50 रुपए है या 50 रुपए से कम है या जो भी है सॉल्यूशन, तो उसके उसके बेसिस पे क्या होगा कि मैं बोलूंगा कि मैं बिस्किट खा लूं। ठीक है। अब मैं हंग्री नहीं हूं, तो इसके बाद कुछ भी बन ही नहीं रहा है सोल्यूशन, तो मैंने बोला गो टू स्लीप। अब आप देख रहे हो, ऐसे ओपिनियन आप डे टू डे लाइफ में भी लेते हो ना। अगर मैं डे टू डे लाइफ का आपके आपसे चर्चा करूं, तो आप यही बताओगे ना कि सर बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, बट जो सिंगल क्वेश्चन होता है वो एक ही होता है। ठीक है। अब जैसे नहीं होता है कि हाँ, आप लोग घर में आ गए, फैमिली है आपके यहाँ। अब आप समझते हो कि कौन सा एसी खरीदना चाहिए, कौन सा फ्रिज खरीदना चाहिए, कौन सा लाइक अलमीरा खरीदना चाहिए। अब इसमें ओपिनियन बनते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया एक बिजनेस प्रॉब्लम इस तरीके से कि आप एसी खरीदने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या इसका सोल्यूशन क्या ले सकते हो, आपके पास पैसे हैं या नहीं। ठीक है। अब इसमें भी अगर पैसे हैं, तो क्या वो उस बजट के हिसाब से है जो जिस कंपनी का आप खरीदना चाहते हो। तो मैंने बोला कि पैसे आपके पास हैं, तो मैंने बोला कि अगर आपके पास 50K है क्या, तो आपने बोला कि यस है, और आपने बोला कि नो नहीं। अब अगर यस है, तो आपने बोला कि मैं सैमसंग का लूंगा एसी। और अगर 50K नहीं है, तो मैंने बोला कि मैं ले ले रहा हूँ, सबसे सस्ता वाला कौन होता है, गोदरेज, गोदरेज का।
समझ में आया? अब यस में आपने हाँ भरा है, यस क्या है आपका, ये यहाँ पे उसी के बेसिस पे आगे कंडीशन जम रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं ले रहे, कुछ ना कुछ तो आप ले रहे हैं। अब नो नहीं है, तो आपने बोला कि नहीं है मेरे पास, मतलब मुझे एसी नहीं खरीदना है। तो मैंने बोला कि हो सकता है कि आपको कुछ नहीं खरीदना है, या हो सकता है कि आपको कूलर खरीदना हो। समझ रहे हो? इस तरीके से आप बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम को देख सकते हो, इस तरीके से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं प्रैक्टिकली कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले ले। तो मैंने कुछ और एग्जांपल ले लिया, देखिए। तो मैंने क्या करा, एक क्लास बना लिया, ठीक है, एक मैंने जेंडर कॉलम बना लिया। मैं बनाने का सिखा रहा हूँ कैसे, आप सोच रहे हो। और मैंने लिख दिया सपोज कि ये हॉस्टल में है कि नहीं, स्टे इन हॉस्टल और नॉट। ठीक है, अब मैंने बोला कि भैया क्या कंसीडर कर रहा, क्लास अगर 9 है और ये जेंडर मेल है तो स्टे कर रहा है हॉस्टल में। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली मैं ले रहा हूँ। 10 है, फीमेल है, हॉस्टल में स्टे नहीं कर रहा है, कर रही है। 8 है, फीमेल है, हॉस्टल में स्टे कर रही है। इस तरीके से रैंडम रैंडम मैं नंबर ले रहा हूँ। 11 है, फीमेल है, तो हॉस्टल में स्टे कर रही है। ठीक है, मतलब कर रही है या कर रही है बेसिकली। अगर 10th है, फीमेल है या मेल है, हॉस्टल में स्टे नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे हो, मल्टीपल तरीके का आप सोल्यूशन और अजम्पशन बना सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये सारे आपके कॉलम है जो कि डेटा दिया हुआ है आपके पास। क्या है, डेटा आपके पास दिया हुआ है। अब आपने बोला कि मान लेते 11 है, मेल है, हॉस्टल में रह रहा है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं। अब मैंने बोला कि भाई ये सारा आपका कंडीशन हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैंने आपसे पूछा कि जिसका क्लास 8 है और जेंडर फीमेल है, उसको आप प्रिडिक्ट करके बताओ कि वो हॉस्टल में है या नहीं है, या रहेगी या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटा। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? ऑफ कोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो वापस आते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं ले लिया। अब आपको कैसे करना पड़ेगा, ट्री के तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ जेंडर का, ठीक है, और एक बना रहा हूँ नॉर्मली क्लास का, जो 8 9 10 11 ये सारा है। तो मैंने बना दिया मेल, मेल का एक क्लास बना दिया, फीमेल का भी बना सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेल, क्या ये मेल है? यस। और जो नहीं है नो, तो ये नो वाले क्या हो गए, फीमेल हो गए। समझ में आया? अब मैंने बोला कि क्या वो 8 के हैं, 9 के हैं, 10 के हैं, 11 के हैं। ठीक है, 8 के हैं, 9 के भी हैं, 10 और 11 के सपोज नहीं है या है, तो लिख दो नो या यस, जो भी तरीके से। मैंने बोला कि 8 और 9 के मतलब क्या, कि जो मेल है क्या वो 10 और 11 क्लास के हैं? तो मैंने बोला कि हाँ है। अगर ऊपर मैंने लिखा हुआ है तो मैंने बोल दिया कि हाँ है, और मैंने बोल दिया कि 10 और 11 के नहीं है। ऊपर से डेटा देख लीजिएगा, अगर रहेगा तो यहाँ पे एन, यहाँ पे यस लगा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मेल नहीं है मतलब क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो ये फीमेल है। अब मैंने बोला कि क्या 8 के हैं, 9 के हैं, 10 के हैं, 11 के हैं? तो आपने बोला कि हाँ 8 के हैं, या इसके नहीं है, या इसके हैं, इसके नहीं है। इस तरीके से आपने एक क्लास बना के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी। ठीक है, अब दूसरा क्लास क्या बन सकता है? मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ क्लास लाइक 8 9 10। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 8 9 10 11, इसके बेसिस पे मैंने बोला कि भाई जेंडर के बेसिस पे बता दो। 9 में मेल है क्या, फीमेल है क्या? 8 में मेल है क्या, फीमेल है क्या? 10 में मेल, फीमेल, 11 में मेल, फीमेल। अब जितना रहेगा उसमें यस या नो, यस नो, यस नो, बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि क्या होने वाला है, अगर वो हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप बहुत सारे सॉल्यूशन का, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने क्या करा, सिर्फ जेंडर लिया एंड क्लास लिया। अब सोच के देखो कि अगर रियल डेटा पे आप अगर काम कर रहे हो,
तो उसमें तो बहुत सारे कॉलम है ना, C1 C2 C3 C4। अब सोचो सब में आप ऐसे करोगे, सोचो इसमें भी फीचर बनाओगे, इसमें भी फीचर बनाओगे, इसमें भी फीचर बनाओगे, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सोच के देखो आप। ठीक है, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग इसको डिसीजन ट्री से इसको सॉल्व आउट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने देखा, किस तरीके से हम लोगों ने करा। आया क्या, किस तरीके से हम लोग इसको देख पा रहे हैं यहाँ तक। अरे अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर, हाँ ये अनम्यूट नहीं हो रहा था। यस सर। अरे आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब बोला तो करो यार। ये चल, अनम्यूट नहीं हो रहा था सर मेरा, इसलिए। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं डिसीजन ट्री में और भी क्या क्या चीजें हो सकती है। अभी तो मैंने बेसिक बताया। मैं देख रहा हूँ अब डिसीजन ट्री में टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो यूज होते हैं। डिसीजन ट्री को बोला जाता है अपसाइड डाउन ट्री। अपसाइड डाउन डिसीजन ट्री मतलब क्या, कि अगर आप देखे होगे पेड़ पौधा देखते होगे तो मतलब क्या होता है, ऊपर इसका रहता है लीफ वगैरह, नीचे इसका क्या रहता है, रूट्स रहता है। तो ये आपका होता है ट्री। बट डिसीजन ट्री में क्या होता है, जो ये रूट होते हैं ये ऊपर रहते हैं, मतलब डिसीजन ट्री ऐसे बनता है। मतलब डिसीजन ट्री ऐसे बनता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, इसी टर्मिनोलॉजी में आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग में जो लिया था क्लास, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रूट नोड। अब मैं ये पूरा बनाकर दिखाऊंगा कैसे किसको क्या बोलते हैं, और डिसेंट्री में ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको हम लोग देखते हैं कैसे कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है रूट नोड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस नोड। मतलब यहीं से ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब क्या, इंटायर ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम रूट नोड। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बेसिकली शो करता है क्या, आपके डेटा का पॉपुलेशन क्या है, आपके डेटा में क्या होने वाला है, आप डेटा में क्या सेलेक्ट करने वाले हो। बेसिकली किससे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, रूट नोड से। ठीक है, आपको ये भी सजेस्ट करता है कि आप कौन से कॉलम को चूज करो एज अ रूट नोड। इसका मेथड होता है, बट इवेंचुअली रूट नोड ही डिसाइड करता है कि आप कौन से कॉलम को सेलेक्ट। सेकेंड होता है आपका लीफ नोड। ठीक है, अब लीफ नोड बेसिकली क्या आता है, जब आप एंड पे पहुंच जाओगे, इट इज एंड ऑफ ट्री। मतलब क्या, लीफ क्या होता है, सबसे लास्ट का पार्ट होता है। मतलब अगर ट्री अगर सही से रहे तो लीफ फर्स्ट पार्ट होता है, बट अगर ट्री उल्टा रहे तो ट्री लीफ नोड क्या होगा, एंड ऑफ द ट्री। ठीक है, अगर आप लास्ट में डिसीजन बना लेते हो पूरा यस या पूरा नो में कि हाँ भाई कुछ खरीदने जा रहे हो नहीं जा रहे हो, यस नो पूरा आपका हो जाएगा फाइनली, तो वो किसके बेसिस पे रिप्रेजेंट होता है, लीफ नोड के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपको इसके बारे में तो इट इज द नोड व्हेन you will reach at the end of tree and from that point you will not be able to segregate it, not be able to segregate it। मतलब क्या, कि जब लीफ नोड आपका अचीव हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं फिर से। लीफ नोड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका होता है यहाँ पे, अरे यार माउस किधर जाता है,
उसके बाद आपका होता है नेक्स्ट स्प्लिटिंग। अब ये स्प्लिटिंग क्या बोलता है? स्प्लिटिंग बेसिकली डिवाइड करता, रुकिए थोड़ा सा होल्ड करिए, थोड़ा सा होल्ड करिए। हेलो। हाँ भाई। अब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग क्या बोलता है कि आपने अभी देखा ना, एक आपने नोड बनाया, इस नोड को आपने दो या तीन पार्ट में डिवाइड करा। वो किसके हेल्प से कर रहे हो आप? स्प्लिटिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग नोड इनटू टू और मोर सब नोड्स। मतलब क्या, ये आपका मेन नोड है, उसके अंदर जो भी आपके नोड्स डिवाइड होंगे उसको क्या बोलेंगे? सब नोड्स। ऑन द बेसिस ऑफ, आप ऐसे तो डिवाइड नहीं कर देंगे ना, ऐसे तो इसको लाइक अलग अलग पार्ट में तो नहीं करेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। गाइस ट्राई करिएगा कि जब मैं ये नोट्स दूं उसी समय लिखने का, क्योंकि थोड़ा सा हैंड राइटिंग बिगड़ जाता है इसमें लिखने में। तो आप अभी लिख लोगे ना, मतलब थोड़ा सा टाइम देके आज या कल में, तो आपको ये दिखेगा। बट अगर आप सोचोगे कि एक वीक दो वीक बाद, तो ये फिर समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अब जो ये सब नोट्स है, सब नोट्स कैसे फॉर्म होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। अब ये कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय, आप ट्री को ध्यान में रखो ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ ट्री, और वी कैन से स्प्लिटिंग ऑफ नोड। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है आपका इसमें चाइल्ड नोड। ठीक है, चाइल्ड नोड। अब इसको क्या बोलते हैं? मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो रूट नोड को हम लोग क्या बोलेंगे? फिर से मैं बता देता हूँ। रूट नोड जो है आपका सबसे स्टार्टिंग, उसको बोलेंगे हम लोग पेरेंट। ठीक है। तो चाइल्ड नोड किसको बोलेंगे? कि जो भी रूट नोड से जो भी फॉर्म होकर आया है, जो भी रूट नोड से फॉर्म होकर आया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चाइल्ड। मतलब क्या? all other nodes, whatever the other nodes are which are formed with the help of parent node, that is known as what? Child. Like all other nodes formed from the parent node is child. ठीक है। अब इसमें देखते हैं किस तरीके से देखते हैं। तो डिसीजन ट्री को मैंने क्या बोला? अपसाइड डाउन ट्री। मतलब क्या, रूट जो रहेगा वो टॉप पे रहेगा, और जो आपका लीफ जो रहेगा वो बॉटम पे रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें कुछ टर्म टर्मोलॉजी अब ध्यान में रखते हैं इसमें, कि अ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ टू डिटरमाइन नंबर ऑफ लीफ नोड। ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन नंबर ऑफ लीफ। ठीक है। तो इसका इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास n नोड्स हैं, ठीक है, आपके पास n नोड्स हैं, देन आप नंबर ऑफ लीफ नोड्स कैसे डिटरमाइन कर दोगे? तो इसको डिटरमाइन करते हैं L इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होता है? नंबर ऑफ लीफ नोड्स। कैसे डिटरमाइन करोगे? इसके हेल्प से। इजी सा एक्सपेंशन है। ठीक है। अब आप समझ के देखो कि मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ नोड्स निकालना है।
अभी आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ लीव्स निकाला। अब नंबर ऑफ नोड्स निकालना है, तो कैसे निकालिएगा बताइए। एल इक्वल टू क्या लिखा था आपने, n+1/2। अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि n निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, 2l-1। ये क्या आ जाए, नंबर ऑफ नोड्स। गाइस समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर, यस। एकदम बेसिक से मैं आपको, एकदम बेसिक से आपको मैं करा रहा हूँ, इस तरीके से देखिए कि कैसे हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल मैथ्स चलेगा, थोड़े से थ्योरेटिकल स्किल्स चलेंगे, एंड ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, देन मैं आपको शो करता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हो जाता है, जैसे आपका ट्री, मतलब लीफ नोड आपको मिल ही नहीं रहा है। लीफ नोड आपको मिल ही नहीं रहा है, मतलब कि आपको कंप्लीट यस या कंप्लीट नो मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा प्रूनिंग। प्रूनिंग समझते हो ना, जब पेड़ पौधे अनइवन बढ़ने लगते हैं तो आप कटाई छटाई करते हो ना, वही होता है प्रूनिंग। ठीक है। प्रूनिंग बेसिकली क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड ब्रांचेज। समझ में आया, रिमूवल ऑफ अनवांटेड ब्रांचेस एंड लिव्स। तो ये दो तरीके के, एक होता है प्री प्रूनिंग और एक होता है पोस्ट प्रूनिंग। रिच लोगों के घर पे नहीं देखते हो, मतलब वो जो गार्डन लगा हुआ होता है, वो कैंची से काटा वाटा जाता है, वही उसी तरीके से समझ लोगी। ठीक है। तो ये क्या होता है, प्री प्रूनिंग एंड पोस्ट प्रूनिंग। ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों किया जाता है कि अगर आपको लीफ नोड नहीं मिल पा रहा है, लीफ नोड नहीं मिल पा रहा है, तो आपका जो डेटा है वो क्या होने लगेगा, ओवर फिटिंग होने लगेगा। ठीक है। अब ओवर फिटिंग होने लगेगा तो आपका मॉडल अच्छा काम नहीं करेगा। तो उससे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्री प्रूनिंग एंड पोस्ट प्रूनिंग। तो अब से अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई वी यू पीपल यूज टू परफॉर्म प्रूनिंग ऑपरेशन, टू, क्यों करेंगे, इन ऑर्डर टू डिक्रीज ओवर फिटिंग और इन ऑर्डर टू नॉट द गेट द केस ऑफ ओवर फिटिंग, ओवर फिटिंग का केस नहीं मिले, इसलिए आप क्या करोगे, प्रूनिंग ऑपरेशन। समझ में आया ये सारी चीजें। चलिए, तो ये सारा चीज मैंने बताया। अब इसको थ्योरेटिकली स्किल्स के साथ साथ प्रैक्टिकली स्किल्स पे भी मैं ध्यान दूंगा, और किस तरीके से इसमें मेजर करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा स्लाइड्स, देख पा रहे हैं स्लाइड्स मेरा, ये विजिबल है। यस सर। चलिए ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारा चीज तो मैंने आपको पहले बता दिया है। सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारे मॉडल्स। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए, देखिए, अब आप यहाँ पे देखो कैसे डिसीजन बनता है, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली अब दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रूट नोट बनाया कि भैया कौन सा वेजिटेबल है यहाँ पे। ठीक है। तो डिसीजन ट्री क्या बोलता है, देखो आप डेफिनेशन देखिए। डिसीजन ट्री इज अ ट्री शेप डायग्राम यूज्ड टू डिटरमाइन एनी कोर्स ऑफ एक्शन। ईच ब्रांच ऑफ ट्री रिप्रेजेंट अ पॉसिबल डिसीजन, अकरेंस और रिएक्शन। मतलब हर एक डिसीजन जो आप बना रहे हो, वो कुछ ना कुछ, वो हर एक जो आप ब्रांच देख रहे हो, वो किसी न किसी पॉसिबिलिटी का डिसीजन है। तो मैंने बोला कि क्या कलर रेड है, मैंने ऐसा बोला। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है, क्या कलर रेड है आपके पास, तो आप बोलोगे कि नहीं, कलर रेड है क्या। तो आपने बोला कि नहीं, और आपने बोला हाँ। तो कलर अगर रेड नहीं है, तो ये जो ब्रिंजल का आइटम जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, इस कलर रेड, तो आपने बोला फॉल्स। तो जो रेड कलर के फ्रूट्स, मतलब सब्जियां नहीं थी, वेजिटेबल नहीं था, वो अलग हो गया। तो कौन सा अलग हो, ब्रिंजल अलग हो गया। ठीक है। अब फिर आपने क्या करा, यहाँ पे देखिए, क्या रेड है, तो आपने बोला हाँ ट्रू। बट ट्रू होने से क्या हो गया कि यहाँ पे नॉर्मल मिर्ची और शिमला मिर्ची दोनों आ गए। अब आपको क्या करना, अलग अलग सबको करना है। तो आपने एक और क्राइटेरिया रखा, क्या उसका डायमीटर मोर देन 2 सेंटीमीटर है, मतलब उस तरीके से आपने देखा। तो आपने बोला कि मोर देन 2 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो आपने बोला कि नहीं है, और आपने बोला कि हाँ है। तो जो नहीं है वो छोटा वाला मिर्ची आ गया।
और जो है वो शिमला मिर्ची आ गया। सोच रहे हो, मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, डेटा साइंस में आपको कुछ चीजें टफ लग सकती है, बट कुछ चीजें इतनी अच्छी लगेगी, मतलब इजी लगेगी कि आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं। समझे? अब देखते हैं और भी इसमें कैसे किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो देखिए, तो मैंने आपको जैसे बताया कि लॉजिक क्या होता है इसका, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, और आप क्या बनाते हो, डिसीजन बनाते हो, और उसी डिसीजन के बेसिस पे आप अपने रूट नोड को डिवाइड करते हो, राइट? देखिए, तो ये आपका जो होता है इस तरीके से बनता है, डिसीजन नोड हुआ, इसको आप क्या बोल रहे हो, रूट नोड बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने डिवाइड किया इसको, तो ये भी डिसीजन नोड बन गया, ये भी डिसीजन नोड बन गया, ठीक है। बट अब डिसीजन नोड बनने के बाद इसको अगर आप बोलोगे, तो इसको आप बोल सकते हो सब नोड, SUB सब नोड, और आप बोल सकते हो सब ट्री, मतलब ट्री के अंदर एक और। तो आपने देखा डिसीजन नोड, अब डिसीजन नोड बनाने के बाद आपके यहाँ पे मिल गया लीफ नोड और लीफ नोड। आपका पर्पस तो यही है ना कि आपको लीफ नोड मिल जाए, मतलब एक डिसीजन मिल जाए कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। वो किससे मिलेगा? जब आप लीफ नोड देख लोगे, तभी आपको पता चलेगा कि भैया आपका डिसीजन ट्री कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे लीफ नोड मिल गया, यहाँ पे लीफ नोड मिल गया। इस वाले डिसीजन नोड में देखिए, यहाँ पे लीफ नोड मिल गया, बट इसके बाद एक और डिसीजन नोड, फिर डिसीजन नोड ने स्प्लिट करा लीफ नोड और लीफ। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको लीफ नोड नहीं मिले, मतलब लास्ट में आपको डिसीजन नहीं मिले कि ये इधर ये यस हो रहा है या नो हो रहा है, कुछ भी पूरा कंप्लीट कंप्लीट नहीं मिले, तब तक आपका ये ट्री बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। अब जब बढ़ते रहेगा, तो डेटा आपका क्या होने लगेगा, ओवर फिटिंग करने लगेगा। ओवरफिट मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा ही वो अच्छा एक्यूरेसी देने लगा। अब आप सोच के देखो, कोई मॉडल 100% एक्यूरेसी देने लगा, तो ये भी सही बात नहीं है ना, कि आपका ऐसा हो गया कि मॉडल इतना ज्यादा ना एक्यूरेसी देने लगा, 99.99% देने लगा। तो ऐसा भी मॉडल अच्छा नहीं होता, उसको ओवर फिटिंग मॉडल बोलते हैं। अगर आपका मॉडल 95% दे रहा है, 90% दे रहा है, 92% दे रहा है, 85% दे रहा है, दैट इज लाइक गुड मॉडल। ठीक है, थोड़ा ना थोड़ा तो एरर करेगा ना वो चीजें। तो इस तरीके से आपने इसको कंसीडर करा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें और भी क्या चीजें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा इसको कि डिसीजन नोड, अब आपको पर्पस समझ में आ गया ना, जो मैं दिखा रहा था आपको, ठीक है। और ये सारा चीज मैंने आपको एक्सप्लेन अभी कर दिया थोड़ी देर पहले, कि रूट नोड किसको बोलते हैं, लीफ नोड किसको बोलते हैं, स्प्लिटिंग किसको बोलते हैं, और पेरेंट और चाइल्ड नोड किसको बोलते हैं, ये सारा चीज आपने देखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम मैं कंडीशन ले रहा हूँ फिर से, एंड उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने बोला कि ये सारे आपके कॉलम हैं, डे, वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड प्ले, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे कंडीशन लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आई ऊपर चला जाए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ये वेदर का कॉलम है, टेम्परेचर का कॉलम है, ह्यूमिडिटी, विंड, और आपको डिसीजन बनाना है कि खेलने जाना है कि नहीं जाना है। तो मैंने बोला कि एक आपने कॉलम ले लिया वेदर, अब आप टेम्परेचर भी ले सकते हो, अब आप ह्यूमिडिटी भी ले सकते हो, विंड भी ले सकते हो, कोई भी कॉलम ले सकते हो। ये कैसे डिसाइड होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे आप वेदर को ही ले रहे हो, टेम्परेचर को क्यों नहीं ले रहे हो, ये सारा चीज। तो मान लेते हैं कि अभी आपने वेदर को ले लिया, तो वेदर आपके पास कितने टाइप का है, सनी, क्लाउडी, रेनी। ये तीन तरीके का है, सनी, क्लाउडी एंड रेनी। सनी मतलब क्या, सन है, अगर सन है। अब देखिए, तीन तरीके का डिसीजन है, क्लाउडी है क्या, हाँ है। सनी है क्या, तो सनी में भी आपने बोला ह्यूमिडिटी का फैक्टर ले लेते हैं, तो आपने ह्यूमिडिटी का फैक्टर ले लिया। क्या ह्यूमिडिटी हाई है, तो आपने बोला नो। क्या ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, तो आपने बोला यस। ठीक है, तो देखिए नो और यस मिल गया ना, मतलब क्या, आपको लीफ नोड यहाँ भी मिल गया, लीफ नोड यहाँ भी मिल गया। तो अनटिल अनलेस आपको प्योरली यस या प्योरली नो नहीं मिल जाए, तब तक आपको बढ़ाना है। क्लाउडी में देखिए यस मिल गया, मतलब ये प्योरली मिल गया आपको लीफ नोड। रेनी में क्या विंड है, तो आपने बोला स्ट्रांग है। स्ट्रांग है क्या, तो आपने बोला नो। वीक है क्या, आपने बोला यस। तो आपको क्या, यहाँ पे भी कंप्लीट नोड मिल गया, लीफ नोड मिल गया, यहाँ भी कंप्लीट लीफ नोड, यहाँ भी कंप्लीट लीफ नोड, यहाँ भी, यहाँ भी। अब आप देखिए कि वेदर सनी है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड जो है वीक है, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मतलब ऐसा कंडीशन बन रहा है।
अब टेम्परेचर सनी मतलब क्या, पूरा सन आ रहा है, बहुत ज्यादा हॉट है, हाई है, तो गार्जियन बोलते हैं मत जाओ भाई खेलने। क्लाउडी वेदर है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी भी हाई है, बट विंड जो है वो वीक है, मतलब क्लाउडी वेदर है तो थोड़ा सन का रेस नहीं पड़ रहा है, आप लोग खेलने जा रहे हैं। ठीक है, क्लाउडी वेदर है, माइल्ड है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड तेजी से बह रहा है, आपने बोला यस। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे कंडीशन बनाए। ठीक है, अब इस कंडीशन को कैसे देख सकते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए, जैसे आपने देखा, अब आपको पता करना होगा कि भैया इस कंडीशन को आप कैसे चेक कर सकते हो। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए बोला जाता है कि आपको, देखिए, आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि हाउ डज अ ट्री डिसाइड व्हेन टू स्प्लिट। ट्री कैसे डिसाइड करता है कि कब स्प्लिट करना है, ट्री को कैसे पता चलता है कि वो कॉलम चाहिए। इसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं, वो आपका सबसे पहला टेक्निक होता है इंट्रोपी। फिर दूसरा टेक्निक होता है आपका इंफॉर्मेशन गेन। फिर तीसरा टेक्निक आपका होता है गिनी इंडेक्स। ये सभी को डिटेल में मैं बताऊंगा, बट ओवरऑल अभी आप देख लीजिए किस तरीके से इसको कंसीडर करते हैं। अब पहला जो हुआ वो उसको आप बोल रहे हो इंट्रोपी। इंट्रोपी बेसिकली बोलता है कि आपके डेटा में कितना एरर है। मतलब क्या, ये बोलता है कि आपके डेटा में कितना अनसर्टनिटी है। मतलब आपका डेटा, जैसे मैंने ऐसे बनाया है, दो बॉक्स बना दिए, देखिए दो बॉक्स। ठीक है, अब मैंने बॉल्स को ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, अब एक जगह बॉल को ऐसे अरेंज कर, अब बताइए किसमें, मतलब ऑर्डर जो होता है, मेजर ऑफ ऑर्डर कम है, किसमें ऑर्डर कम है और किसमें ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि सर ये प्रॉपरली ऑर्डर्ड है। तो ऑर्डर्ड है तो मतलब क्या हुआ, इसमें इंट्रोपी जो होगा वो कम होगा। ये क्या है, ये इन ऑर्डर और अनऑर्डर्ड है। तो अनऑर्डर है तो इसमें इंट्रोपी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब तो पर्पस समझ गए ना, कि अगर आपका डेटा जो है वो प्रॉपरली ऑर्डर्ड है, सही तरीके से अरेंज है, तो उसमें इंट्रोपी का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। इंट्रोपी तो वही बताता है ना कि आपके डेटा सेट में कितना अनसर्टेनिटी है, कितना मतलब एरर है, कितना मतलब जो डेटा का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, वो इंट्रोपी मेजर करता है। तो मैंने आपको ये डायग्राम से बना दिया कि अगर आप एक बॉल, मतलब एक ग्लास में बॉल को सही तरीके से अरेंज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, उसमें एंट्रोपी कम रहेगा। और उसी चीज को आपने इधर उधर अरेंज कर दिया, किसी भी चीज को या एयर मॉलिक्यूल को मान लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रोपी उसका ज्यादा। तो जो इंट्रोपी होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, -P ऑफ प्लस, प्लस मतलब क्या, पॉजिटिव क्लास, जो आपका यस वाला है उसको पॉजिटिव क्लास। उसके बाद log बेस 2 ऑफ दैट P पॉजिटिव। उसके बाद माइनस P निगेटिव लॉग ऑफ P निगेटिव। अब P पॉजिटिव किसको बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव क्लास, और P निगेटिव किसको बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेटिव क्लास। ठीक है, और S क्या बोल रहे हैं, जो आपका सेट है, मतलब जो आपका डेटा है। ठीक है, फिर से मैं लिख के आपको बता देता हूँ, देखिए इंट्रोपी किसको बोल रहे हैं, आप यहाँ पे जो भी आपका रहेगा इंट्रोपी आप बोलोगे, जैसे आपके पास पॉजिटिव है डेटा। ठीक है, तो आपने क्या बोला, -P ऑफ यस, ठीक है, लॉग बेस 2 P ऑफ यस। ठीक है, यहाँ पे जो P ऑफ यस रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, वही यहाँ पे रहेगा। फिर आपने क्या करा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लॉग बेस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब समझ में आ गया ना। अब आपको कंप्लीट यस या कंप्लीट नो मिला, उसी के बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब जो वैल्यू आएगा यहाँ पे,
उसी के बेसिस पे आपका इसमें पॉजिटिव वाले में जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका निगेटिव वाला मतलब नो में जाएगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया। डायरेक्टली इंटरव्यू में आपसे इंट्रोपी का फॉर्मूला, इंट्रोपी क्यों यूज करते हैं एंड इंट्रोपी का फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से हम लोग इसको ले रहे हैं, कैसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल में, ये आपको मैं जो डेटा है कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इसको मैं कल बताऊंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें आज की समझ में आई कि क्या हम लोग डिसीजन ट्री में करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे हम लोग को लास्ट फाइनल रिजल्ट मिल पाएगा, क्या होता है प्रूनिंग, क्या होता है रूट नोड, क्या होता है पेरेंट नोड, क्या होता है लीफ नोड, ये सारा चीज क्या होता है। हम लोग को अगर फाइनल रिजल्ट में वैल्यू चाहिए, कैसे हम कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, आपको कब पता चलेगा कि आपको ट्री को स्प्लिट करना है नहीं करना है, प्री प्रूनिंग क्या है, पोस्ट प्रूनिंग क्या है, ये सारा चीज हमने देखा। चलिए, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है।